प्यारे बच्चों, अपन आज नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो लेंस डिस्कस करेंगे। अभी तक हमारे जो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस चल रहा था, अब अपन लेंस करेंगे। लेंस क्या होता है उसके बारे में अपन समझ लेते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं। आपने सबने 10th में इसके बारे में अच्छे से पढ़ रखा है, इसलिए ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है नहीं। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल ईजी टॉपिक है लेंस। लेंस डेफिनेशन लिखे पहले। The transparent refracting medium bounded by two spherical refracting surfaces. At least one of them is called लेंस। लेंस क्या होता है? देखो, आपने पढ़ा होगा, अपन ने समझा है कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो होता है वो इस तरीके से होता है। स्फेरिकल सरफेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्फीयर के पार्ट होते हैं, स्फीयर के अंदर से कट किए जाते हैं। तो ये स्फेरिकल सरफेस है। आप तो यूं समझ लो, जो मुड़ा हुआ सरफेस है, जो जिसको पूरा आगे बढ़ाने पे अगर स्फीयर बनता है तो उसको स्फेरिकल सरफेस कहेंगे। स्फेरिकल सरफेस के एक तरफ डेंसर मीडियम होता है और एक तरफ कौन सा मीडियम होता है? रेयर मीडियम होता है। ये खाली एक ही स्फेरिकल सरफेस है। बट लेंस में क्या होता है? दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं इस तरीके से। जैसे ये एक स्फेरिकल सरफेस है और एक इधर दूसरा स्फेरिकल सरफेस है। ये दोनों स्फेरिकल सरफेस है। इन दोनों स्फेरिकल सरफेस के बीच में कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा। ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, क्लियर? इसको लेंस कहेंगे। ये ऐसे भी हो सकते हैं, दोनों स्फेरिकल सरफेस ऐसे भी हो सकते हैं इस तरीके से। ये आपका जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम, क्लियर? ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। तो ये दोनों आपके लेंसेज है। लेंस में दो कर्व्ड सरफेस होते हैं, खाली एक भी कर्व सरफेस हो सकता है। अभी अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों कर्व्ड सरफेस है, क्लियर? तो ये जो होते हैं लेंस होते हैं। लेंस के टाइप आपने पढ़ रखे हैं। कितने होते हैं लेंस के टाइप? दो तरीके के लेंस होते हैं। सबसे पहला जो होता है लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस के भी तीन टाइप होते हैं। सबसे पहले जो होता है ये वाला फर्स्ट, ये देखो, इधर से भी मुड़ा हुआ है, इधर से भी मुड़ा हुआ है, ठीक है ना? बीच में से मोटा दिखेगा आपको, बीच में से थिक है और किनारों से पतला है। ऐसा जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसको आप कहोगे बाई कॉन्वेक्स लेंस। इसको आप डबल कॉन्वेक्स भी कह सकते हो। ये हमारा डबल कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला सरफेस तो कॉन्वेक्स हो, ये वाला सरफेस कॉन्वेक्स हो, ये इस तरीके से प्लेन है, क्लियर? या ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको चाहो तो, ये वाला सरफेस जो है इस तरीके से होगा और ये वाला सरफेस जो है, ये वाला सरफेस कर्व्ड होगा और ये वाला सरफेस प्लेन होगा। ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही है। इसको आप ये कहोगे प्लेनो कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स है, किनारों से तो देखो अंदर मुड़ रहा है, किनारों से अंदर मुड़ रहा है, और बीच में से बाहर निकला हुआ और किनारों से मुड़ता है अगर लेंस, तो वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। इसका एक सरफेस प्लेन है, इसलिए इसका नाम हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स। एक तीसरा और होता है, यहां मैं बना देता हूं, जगह कम है। ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। और ये ऐसे मुड़ा हुआ है, ये ऐसे, क्लियर? ये इस तरीके से मुड़ा हुआ है। ये पार्ट कॉन्केव है, ये पार्ट कॉन्वेक्स है। देखो, किनारों से पतला है, ये भी किनारों से पतला है, ये भी किनारों से पतला है। जब भी किनारों से पतला होगा लेंस तो उसका नाम कॉन्वेक्स ही रहेगा। तो ये है तो कॉन्वेक्स है, लेकिन ये एक पार्ट इसका कॉन्केव है, तो इसको कहेंगे कॉन्केवो कॉन्वेक्स, क्लियर? तो इस कॉन्वेक्स लेंस के तीन पार्ट हो गए, लेकिन हम सबसे ज्यादा इसको यूज करेंगे। न्यूमेरिकल्स में ये भी काम आ सकता है। ये जो लेंस है डबल कॉन्वेक्स लेंस है, इसको अपन सिंपली कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। कॉन्वेक्स लेंस जनरली रेज को कन्वर्ट करता है, एक ही जगह पे मिलाता है रेज को, तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसको आप है ना, कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग कहते हो। जनरली हर टाइम ये कन्वर्जिंग नहीं होता है, बट जनरली ज्यादातर टाइम ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। ये रेज को कन्वर्ट करता है। आगे अपन जब फोकल लेंथ पढ़ेंगे वहां आपको बता दिया जाएगा कैसे कन्वर्ट करता है। दूसरा जो लेंस होता है कौन सा होता है? कॉनकेव।
सेकेंड लेंस होता है कॉनकेव लेंस। इस लेंस की ये खासियत होती है कि किनारों से मोटा होता है भाई और बीच में से पतला होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। देखना कैसे, इसके भी 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, ये इस तरीके से। अब आप इस लेंस को देख सकते हो, ये जो लेंस मैंने बनाया है किनारों से देखो मोटा है, पट्टी दिख रही है, स्ट्रिप दिख रही है और बीच में से दबा हुआ है, तो ऐसा लेंस कॉनकेव होगा। ये दोनों तरफ से कॉनकेव है, इधर से भी और इधर से भी कॉनकेव है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा डबल कॉनकेव या इसको बाई कॉनकेव कहते हैं। बाई कॉनकेव समझ में आ ही रहा है। ऐसे भी हो सकता है, एक पार्ट तो कॉनकेव है और दूसरा पार्ट एकदम प्लेन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भी, ये पार्ट प्लेन है और ये पार्ट मुड़ा हुआ है, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इसको आप कहोगे प्लेनो कॉनकेव है, तो कॉनकेव है ना, मेन तो कॉनकेव है, इसलिए पीछे नाम कॉनकेव आएगा, पीछे कॉनकेव आएगा, इधर भी पीछे कॉनकेव आ रहा है, और वो सब कॉन्वेक्स के पार्ट है, इसलिए सब में पीछे कॉन्वेक्स 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 वर्ड आ रहा था। तीसरा जो होगा, तीसरा थर्ड इसका जो पार्ट है मैं यहाँ नीचे बना देता हूं, ये इस तरीके से देखना, ये कौन सा पार्ट है, कॉनकेव, और ये मैंने ऐसे मोड़ दिया, ये भाई कॉन्वेक्स है, ये वाला कॉन्वेक्स है। देखो कॉन्वेक्स क्यों है, क्योंकि किनारों पे तो ये मुड़ रहा है और बीच में से बाहर निकला हुआ है, ये जो पार्ट है ये कॉनकेव बना है, और बीच देखो यहाँ से पट्टी निकली हुई है, स्ट्रिप है मोटी, बाहर निकला हुआ है, तो इसका नाम होगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव है, कॉनकेव है, ठीक है। तो इसमें और इसमें देखो आपको बिल्कुल पता चलना चाहिए कि ये किनारों से पतला है तब है तो कॉन्वेक्स है, बट यहाँ बीच में से दबा हुआ है तो ये कॉनकेव हो गया, तो कॉनकेव कॉन्वेक्सो कह दिया हमने इसको। ये किनारों से देखो मोटा है तो इसलिए इसका नाम तो कॉनकेव होगा, बट कॉन्वेक्स भी इसके अंदर आ रहा है, इसलिए कॉन्वेक्स कॉनकेव नाम हो जाएगा। नाम तो बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो डबल कॉनकेव लेंस आ रहा है हम इसी को कॉनकेव लेंस कहेंगे सिंपली। जहां पर भी मैं कॉनकेव लेंस बोलूं वहां समझ जाना कि बाई कॉन्वेक्स कॉनकेव, मैं जहां पे भी कॉन्वेक्स लेंस बोलूं वहां बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स लेंस काम आएगा। जहां पर भी मैं कॉनकेव लेंस बोलूं, ओनली कॉनकेव बोलूं, मैं ये नाम नहीं बोलूं मैं, तो समझ जाना मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये सारा तो आपके ठीक है कंप्लीट हो गया। अब अपन इनसे रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे। ये वाला जो लेंस है इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, उसको कन्वर्जिंग और इसको डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, इसका रीजन आपको फोकल लेंथ में समझ में आएगा, और फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको। देखें, एक्चुअली ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके ऊपर अगर आप पैरेलल रेज इंसिडेंट करवाओ, इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर अगर पैरेलल रेज इंसिडेंट करवाई जाए तो क्या होगा इन पैरेलल रेज के साथ, तो आप देखो कि पैरेलल रेज सारी एक पॉइंट के ऊपर आकर के मिल जाएगी, इसको फोकस पॉइंट कहेंगे। आगे अपन पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, इसको फोकस कहेंगे। और ये सारी रेज एक ही पॉइंट में मिल रही है। जब मैंने आपको ये बताया है लास्ट लेक्चर के अंदर कि सारी रेज जब आती हुई किसी एक पॉइंट पे मिलती है, सारी रेज आ रही है और एक ही पॉइंट पे मिल रही है, तो उनको अपन कन्वर्जेंट रेज कहते हैं। तो रे कन्वर्ज हो रही है इसलिए इसका नाम हो गया कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। और ये देखो, ये कॉनकेव लेंस है, इस पे अगर आप पैरेलल रेज डालोगे आप, तो ये जो पैरेलल रेज है ये ऐसे डाइवर्स हो जाएगी, फैल जाएगी, डाइवर्स होगी। तो जाती हुई रेज जा रही है और फैल रही है, तो उसको डाइवर्जेंट रेज कहेंगे अपन। तो ये रेज को डाइवर्स करता है इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, ये कन्वर्ट करता है इसलिए इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। इन रेज को पीछे बढ़ाओगे आप तो ये जहां पर भी मिलती हुई दिखेगी आपको उसको फोकस कहेंगे। क्लियर। अपन अभी फोकस पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो अब अपन नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा लेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स होगी जो आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हो, तो अपन को फटाफट डेफिनेशंस नोट डाउन करनी है उनकी। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। रिलेटेड टू लेंस। क्लियर। अब लेंस से रिलेटेड अपन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले पहली डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एक नहीं दो होते हैं सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, पर एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, center of sphere whose part is formed by
रिफ्रैक्टिंग सरफेस या बाय स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिख लो, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ लेंस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम जो मिरर में हमने डेफिनेशन लिखी वही है, यहां मैंने सेंटर्स लिखा है, क्यों लिखा, क्योंकि दो सेंटर्स होंगे C1 और C2, सेंटर्स ऑफ स्फीयर whose part is formed by the spherical surface या रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कैसे समझ लेते हैं, देखो ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, क्लियर। अच्छा ये जो सरफेस है ये देखो, ये रिफ्रैक्टिंग, ये स्फेरिकल सरफेस है। अगर इसको मैं पूरा एक स्फीयर में बदल दूं, इसको मैं अगर स्फीयर बनाऊं तो क्या होगा, तो इसको स्फीयर बनाएंगे तो इसका मुंह यूं मुड़ रहा है, यूं मुड़ रहा है ना मुंह, तो इसको एक बार स्फीयर में तो बदलो इसको। तो अगर मैं इसको स्फीयर में घुमाऊंगा तो ये तो ऐसे घूम रहा है, अभी घूम रहा है ऐसे। तो अब इस सरफेस का अगर आपसे पूछे सेंटर कहाँ है, तो इसको स्फीयर में बदल दो और इस स्फीयर का जहां पे भी ये सेंटर आएगा, ये सेंटर होगा C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फर्स्ट सरफेस का सेंटर इधर की तरफ होता है C1। अच्छा इस वाले सरफेस को, इसका मुंह यूं घूम रहा है इधर, इसको मैं अगर पूरे स्फीयर में बदलूंगा तो ये इधर की तरफ स्फीयर बनेगा इधर की तरफ स्फीयर, ठीक है। तो इसका सेंटर कहाँ आएगा, C2। तो ये जो सेंटर होंगे C1 और C2, इसको अपन कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, क्लियर। अगर ये उस लेंस में बनाना है आपको, ये कॉनकेव वाले में तो भी बना सकते हैं अपन, कॉनकेव वाले में, कॉनकेव वाले में ये सरफेस इधर मुड़ा हुआ है, इसको अगर मैं स्फीयर में कन्वर्ट करूंगा तो इसका सेंटर इधर आएगा C1, और इसको स्फीयर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका सेंटर इधर आएगा C2। तो याद रखना कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसमें सेंटर, इस फर्स्ट वाले सरफेस का सेंटर इधर होता है, कॉन्वेक्स सरफेस में फर्स्ट वाले सरफेस का सेंटर इधर होता है, और कॉनकेव में फर्स्ट वाला सरफेस ये पहला है, फर्स्ट सरफेस ये है, सेंटर किधर आ रहा है इधर। तो कॉन्वेक्स में तो सेंटर उधर होगा भाई, फर्स्ट वाले का C1 इधर होगा और C2 इधर होगा, और इसमें उल्टा है, C1 इधर है और C2 इधर है, क्लियर। अच्छा दूसरी टर्म होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और दो होती है, एक नहीं होती है, दो होती है, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, R1 एंड R2। तो बहुत सिंपल है भाई, वो होता है सेंटर और ये होती है रेडियस ऑफ स्फीयर। ये जो स्फीयर था इसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और स्फीयर की रेडियस को अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो इट इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल ऑफ स्फीयर whose part is formed by refracting surface। तो देखो भाई ये जो मैंने स्फीयर बनाए हैं, ये जो स्फीयर बनाया है, इस स्फीयर का जो ये रेडियस होगी इसकी और इस स्फीयर की, ये जो स्फीयर है भाई फर्स्ट वाला ये स्फीयर है, इसका यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी R1, क्लियर। और ये वाला जो दूसरा वाला स्फीयर है इसकी जो रेडियस होगी R2, इसको अपन कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, क्लियर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ये भी इधर की, इसकी रेडियस जो होगी वो इधर की तरफ होगी R1, और इसकी रेडियस R2 इधर की तरफ होगी। तो जो स्फीयर है, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिस स्फीयर का एक पार्ट था, उस स्फीयर की जो रेडियस होगी उसको आप कहोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन, ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो ऑप्टिकल सेंटर जो होता है बिल्कुल इजी है, और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी ये खासियत होती है कि एक ऐसा पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर कि जहां से अगर कोई रे पास हो जाए आफ्टर रिफ्रैक्शन, अगर रिफ्रैक्शन के बाद उस पॉइंट से रे पास हो तो वो रे जो है इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है। If the light passes through optical center after refraction, then the emergent ray will be parallel to, पैरेलल कह दो या इन डायरेक्शन,
इंसिडेंट रे, ठीक है। जो इमर्जेंट रे होगी वो पैरेलल होगी, इसको समझते हैं, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन नहीं है, ये खाली इसकी प्रॉपर्टी, इसको समझ लो आप अच्छे तरीके से क्या मतलब हुआ। मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूं एकदम। ये कौन सा लेंस है हमारे, कॉन्वेक्स लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये एक बीच में मिड पर एक पॉइंट होता है, इसको कहते हैं अपन ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मिरर में पोल होते हैं वैसे ऑप्टिकल सेंटर। और ये जो फर्स्ट वाला सरफेस है इसका पोल का है, पोल का मतलब होता है मिड पॉइंट। तो इस सरफेस का पोल है P1, ये तो हम पढ़ चुके हैं। इस सरफेस का पोल का है P2, यहां पर ये पोल P2। इस O की खासियत ये होती है, जैसे मान लो ये कोई रे आ रही है, ये रे है, ये इंसिडेंट रे, जैसे ये लेंस में जाएगी तो मुड़ेगी, इसका रिफ्रैक्शन होगा, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका चलो ये रिफ्रैक्शन हो गया, ये रिफ्रैक्शन हो गया, क्लियर। अब ये रे जब यहां से पास होगी, इस O से पास हो रही है, सीधी सीधी हो रही है, मोड़ना नहीं है इसको, सीधी सीधी ये कहां से पास हो रही है, O से पास हो रही है। जैसे O से पास होकर के फिर ये वापस ये बाहर निकलेगी, तो ये ऐसे बाहर निकलेगी। ऐसे का मतलब ये हो गया, अगर इस रे को आप आगे बढ़ाओगे तो ये और ये दोनों पैरेलल नजर आएगी आपको, ये दोनों पैरेलल है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे पास हो रही है तो उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है। हाँ, ये बात थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे शिफ्ट हो गई। जैसे हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल शिफ्ट पढ़ा क्लास लैब में, वैसे कॉन्सेप्ट है। ये रे जा रही थी ऐसे, पर जैसे इस लेंस में से पास हुई थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, पर डायरेक्शन इसकी सेम है। अगर मैं उस लेंस की भी बात करूं कॉन्केव, तो सेम उसी में भी ऐसे डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। अभी मैंने बताया इस कॉन्वेक्स का ये सेंटर C1 इधर होता है और ये सेंटर C2 कहां होगा, इधर की तरफ होगा, क्लियर। तो देखो मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। देखो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑप्टिकल सेंटर के लिए O से P1 की डिस्टेंस, OP1 और OP2 का जो रेशियो होता है, OP1 अपॉन OP2, वो इक्वल टू होता है O से लगा के C1 और O से C2, ये रेशियो बराबर होता है। O से P1 का रेशियो OP1 अपॉन OP2 इक्वल टू होता है OC1 अपॉन OC2। यानी कहने का मतलब पोल से डिस्टेंस का रेशियो फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इक्वल टू होगा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल। इसका जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर विल बी सेम एज दैट ऑफ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑप्टिकल सेंटर फ्रॉम द पोल। पोल की डिस्टेंस का रेशियो इक्वल टू होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस के रेशियो। किससे डिस्टेंस लेनी है, ऑप्टिकल सेंटर से। यानी O से P1 की डिस्टेंस का रेशियो और O से C की डिस्टेंस का रेशियो जो है वो बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी। देखो अब मैं आपको ये बता देता हूं कि अपन ने है ना अभी जस्ट थोड़ी देर पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा था रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अपन ने कहा था कि ये जो ये फर्स्ट वाला सरफेस है इसका सेंटर ये C1 है ना, C1 यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस होगी इसको अपन ने कहा था C1, क्लियर। आप O से P1, जो P1 से C1 की डिस्टेंस है ये, या O से C1 की डिस्टेंस है, इसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को, एक ही बात है, ठीक है। P1 से C1 की डिस्टेंस को आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कह दो R1, या P नहीं लेकर के O ले लो, क्योंकि अब अपन सब जगह O यूज करेंगे, चलो वो बात की बात है। हाँ भाई, तो देखिए ये मैं ये आपको कह रहा था OP1 अपॉन OP2 इक्वल टू होता है OC1 अपॉन OC2। और OC1 जो है O से C1 तक, इसको आप R1 लिख सकते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 अपॉन R2, ठीक है। पोल से डिस्टेंस हो या O से डिस्टेंस हो, एक ही बात है। अपन अब सारे डिस्टेंस जो लेंगे वो O से लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। देखो ये बात आप दिमाग में डाल दो कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे अगर कोई रे आ रही है और वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो उसी डायरेक्शन में जाएगी, क्लियर। और ये प्रॉपर्टी होती है ऑप्टिकल सेंटर की, जो कहीं काम आने वाली नहीं है हमारे, इसको अपन लिख करके रख देना, अपन को याद रखना है। अब मैं आपको ये कह रहा था, अब जो मेन चीज बता रहा हूं वो ये है कि अगर ये लेंस पतला हो, थिन लेंस हो, पतला लेंस हो, तो अपन क्या करते हैं जनरली, अपन क्या करेंगे अब आगे सब जगह पर फॉर थिन लेंस, अगर लेंस पतला हो तो आप क्या करोगे कि ये जो रेज जो जा रही थी उसको आप सीधा सीधा सीधी होती,
यानी कहने का मतलब अगर पतला लेंस हो तो आपको यूं नहीं पहले अंदर भेजो और फिर मोड़ो और फिर ऐसे निकालो, ये जरूरत नहीं है हमें, फालतू की माथापच्ची नहीं करनी, हमें तो सीधी ओ से पास करनी है। तो अगर कोई रे सीधी ओ से पास होती है तो उसमें कोई लैटरल शिफ्ट नहीं होगा, कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधी निकल जाएगी। और ये हमारी डेफिनेशन होने वाली है ऑप्टिकल सेंटर की। ऐसे कैसे, अगर कॉन्केव की बात करूं मैं तो ओ से अगर कोई रे जाएगी तो वो सीधी निकल जाएगी। ओ से अगर जाने वाली जो रे है वो बिना कोई डेविएशन से सीधी जाएगी। यानी अपन कह सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहां से कोई लाइट रे पास होती है तो वो सीधी निकल जाती है, कोई डेविएशन नहीं होता है, कहीं नहीं मुड़ती है, ठीक है ना। अब अपन डेफिनेशन लिख रहे हैं इसकी। द पॉइंट ऑन, ये इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल भाई PAL आएगा, कहीं पर भी मैं PLE लिख लेता हूं तो उसको PAL लिखना है, प्रिंसिपल। द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस when a light ray passes through it, then there will no deviation in path of ray, या यू भी लिख सकते हो नो लैटरल शिफ्ट is called optical center। फटाफट लिख लो, इसमें बहुत ज्यादा टाइम ले लिया अपन ने। ऐसा पॉइंट जहां से लाइट रे सीधी पास होती है उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है। ये बड़े लेवल पे था, एक्सप्लेन किया मैंने, लेकिन अब अपन को यही दिमाग में रखना है। 4th नंबर, प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन या एक्सिस passes through optical center and centers of curvature is called principal axis। तो भाई ये जो लाइन जा रही है बीच में से, जिसके ऊपर ऑप्टिकल सेंटर भी होगा, C1 C2 भी होगा, उसको अपन कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन पास हो रही है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, ठीक है। ऐसे कैसे, अगर ये वाला लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर C1 इधर होगा, C2 इधर होगा, और ये जो लाइन पास हो रही है बीच में से, प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत जरूरत है इसकी, तो इसके बिना तो डायग्राम ही हमारा अधूरा है। नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रिंसिपल फोकस। क्या होता है फोकस पॉइंट? द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस where parallel rays after refraction meet or appear to meet is called principal focus। अब जो फोकस पॉइंट है जहां पे पैरेलल रेज मिलती है उसको अपन फोकस पॉइंट कहते हैं। पर अब मैं आपको ये क्लियरिफाई कर देता हूं कि लेंस में दो फोकस पॉइंट होते हैं, फर्स्ट फोकस पॉइंट और सेकंड फोकस पॉइंट। तो दो फोकस पॉइंट होते हैं, एक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये भाई मैं कोई फास्ट नहीं कर रहा हूं, इस चीज को आप समझ लें, ये पहले पढ़ा हुआ है आप लोगों के, और एक्चुअली अब ये टर्म्स है जो इसलिए एक्सप्लेन करनी पड़ रही है, थोड़ी फास्ट एक्सप्लेन करनी पड़ रही है क्योंकि ऑलरेडी आप इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? ये ऑप्टिकल सेंटर है, बनाना है इसको, इसके बिना अधूरा है डायग्राम, अपने ध्यान रखना। ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस बनानी बहुत जरूरी है। देखो फर्स्ट फोकस पॉइंट जो होता है वो ये इधर की तरफ एक पॉइंट है, क्लियर। ये इधर की तरफ एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रख दोगे आप, तो वहां से जो रे जाएगी, यहां से अगर कोई रे निकालोगे आप, इस पॉइंट से रे निकालोगे, वो रे जाने के बाद एकदम पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये रे जाने के बाद एकदम पैरेलल हो जाएगी, उसको कहेंगे फर्स्ट फोकस पॉइंट। और दूसरा फोकस पॉइंट कौन सा होगा इस कॉन्वेक्स लेंस का? ये जो रेज आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है, तो पैरेलल रेज जो है एक ऐसे पॉइंट पर मिलेगी कि उसको फोकस पॉइंट कहेंगे। तो ये जिस पॉइंट पर मिलेगी,
पैरेलल रेज जिस पॉइंट पर मिलेगी उसको अपन कहेंगे सेकंड फोकस पॉइंट। क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे इसमें कॉनकेव में मैं बात करूं तो कॉनकेव में क्या होगा भाई, कॉनकेव में कुछ इस तरीके से होगा कि कॉनकेव के अंदर जो रेज है ये ऐसे आ रही है, यानी अगर आप इनको आगे बढ़ाओ तो आपको लगेगा ये किसी पॉइंट से आ रही थी। इस पॉइंट को आप नाम दोगे F1, इधर की तरफ होगा, इसका F1 इधर है, इसका F1 इधर है। तो ये जो रेज आ रही है, ये रेज जैसे लेंस से पास होगी तो ये रेज पैरेलल हो जाएगी, एकदम कैसे हो जाएगी, पैरेलल रेज हो जाएगी। यानी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस रेज को पैरेलल कर देता है। अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पर रख दो आप तो रे पैरेलल हो जाती है। ये रे ऐसे आ रही है, कन्वर्जेंट बीम पढ़ा हुआ आप लोगों को बताया हुआ है, कन्वर्जेंट बीम को आगे बढ़ाओ मिलाओ इनको, तो ये कहां पे मिलती हुई दिख रही है, F1 पे। तो इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट F1 पे पड़ा है, तो जैसे ये रे लेंस से पास हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी। ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन। और इसके लिए सेकंड क्या होगा, सेकंड भाई प्रिंसिपल फोकस इधर होता है F2। यानी सेकंड प्रिंसिपल फोकस जो होता है एक ऐसा पॉइंट होता है कि अगर रे पैरेलल आ रही है, ये देखो पैरेलल रे आ रही है, तो ये रे जो है लेंस से पास होने के बाद ऐसे मुड़ जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी, और इनको पीछे बढ़ाओगे तो ये कहां पर मिलती है, पे रोकी F2 पर। क्लियर। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है भाई, O और F के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। ये F1 की डिस्टेंस और F2 की डिस्टेंस बराबर होती है O से। तो नेक्स्ट डेफिनेशन फटाफट लिख लो। आयुष चल तो रहा है वीडियो। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन optical center and focus point is called focal length। ठीक है, O से F1 की डिस्टेंस और O से F2 की डिस्टेंस दोनों बराबर होती है, इसको अपन F कहेंगे भाई, फोकल लेंथ। नेक्स्ट 7th नंबर, एक डेफिनेशन होती है फोकल प्लेन। द प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस and passes through focus and passes through focus point is called focal plane। फोकल प्लेन क्या होता है, देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये पॉइंट F1 है, ये F2 है। आप चाहो तो खाली इनको FF कह सकते हो दोनों, ठीक है। तो इस F पॉइंट से एक प्लेन जो पास होगा, ये प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन दिख रहा है, खड़ा प्लेन ऐसे पास हो रहा है फोकस से, या फिर इधर की तरफ एक प्लेन होगा, इसको अपन कहेंगे फोकल प्लेन। इसकी कहाँ जरूरत पड़ती है, तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इसकी। आपको ये पता होना चाहिए कि जो पैरेलल रेज आ रही है, ये रे पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल रेज आ रही है वो कहाँ मिलेगी, फोकस में मिलती है ना, हमने पढ़ा ना अभी तो जस्ट कि वो फोकस में मिलती है। बट ये अगर पैरेलल रेज अगर टेढ़ी आ जाए लेंस के ऊपर, ये ऐसे टेढ़ी आ जाए तो फिर ये कहाँ मिलेगी, तो ये फोकस पे नहीं मिलेगी। तो ये पैरेलल रेज जो है वो नीचे की तरफ मिलेगी भाई, और नीचे की तरफ मतलब आप इसको ऊपर की सीध से मिलाओगे तो आपको लगेगा ऊपर जस्ट फोकस पॉइंट है, यानी मिलेगी ये रेज जो मिलेगी फोकस के नीचे मिलेगी या फोकस के ऊपर मिलेगी। अगर ऐसे आ रही है फोकस के ऊपर मिलेगी। तो कहने का मतलब ये रे अगर एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो फोकस में मिलती है, बट अगर एकदम पैरेलल, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, और पैरेलल तो है रेज बट प्रिंसिपल के नहीं है, ऐसे आ रही है टेढ़ी इंक्लाइंड होकर के आ रही है, तो ये जो पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन जो मिलेगी वो फोकस पॉइंट की सीध में एक प्लेन के अंदर मिलेगी। वो प्लेन जो होगा, इस प्लेन को कहेंगे फोकल प्लेन, यानी जो पैरेलल रेज जिस प्लेन के अंदर मिलती है उसको कहते हैं फोकल प्लेन, अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। क्लियर। अगर एकदम रे पैरेलल आ रही है तो फोकस पे मिल जाएगी, और अदरवाइज ये रे अगर टेढ़ी आ रही है तो फोकल प्लेन के किसी पॉइंट के ऊपर मिलेगी। इसको हमें याद रखना है।
ये फोकल पॉइंट, फोकल प्लेन क्या होता है, फोकस पॉइंट से पासिंग प्लेन होता है। अगर ये रेज ऐसे आ रही है तो लेंस से पास होकर के फोकल प्लेन के किसी न किसी पॉइंट पे मिलेगी, फोकस पे नहीं मिलेगी अब फोकल प्लेन, क्योंकि ये रे इंक्लाइंड है तो पैरेलल है बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट समझ में आया भाई फोकल प्लेन। नेक्स्ट और लास्ट डेफिनेशन है अपर्चर। कितने होंगे, कितने डेफिनेशन होगी अपर्चर। नेक्स्ट हमारा 8th नंबर डेफिनेशन है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, डायमीटर ऑफ सर्कुलर बाउंड्री ऑफ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल ऑफ लेंस। लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक है भाई, जो लेंस मैं बढ़ा रहा हूं आपके सामने, ये ऐसे लेंस कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स, ये हम साइड से देख रहे हैं इसको, आप इधर से देख रहे हो, साइड से ऐसे देख रहे हो, आप यहां से देख रहे हो। अगर इसी लेंस को मैं ऐसे सीधा कर दूं तो कैसा दिखेगा आपको, तो अगर आप इस लेंस को सीधा कर दोगे तो आपको ऐसे सर्कल टाइप दिखेगा ये। ठीक है, सर्कल की तरफ दिखेगा आपको, सर्कल की तरफ दिखेगा ऐसे लेंस आपको पूरा। तो इस लेंस का ये जो डायमीटर होगा इसको आप अपर्चर कहोगे। और अपर्चर का डायरेक्ट मीनिंग ये होता है लेंस की साइज से, किसी लेंस का अपर्चर जितना बड़ा है तो उसका डायमीटर उतना ही बड़ा होगा, लेंस उतना ही बड़ा होता रहेगा। ठीक है, लेंस की सर्कुलर बाउंड्री उतनी बड़ी होगी, तो जितना ज्यादा अपर्चर होगा लेंस का सरफेस बड़ा होगा और उतनी ज्यादा उसके ऊपर रेज गिरेगी। ये डायमीटर का कॉन्सेप्ट समझ लेना। लेंस का आप जो व्यू देख रहे हो ये साइड व्यू है। लेंस को आप देखना, कॉन्वेक्स लेंस को देखना, आप उसको ऐसे करना, साइड व्यू देखना, ये साइड व्यू सॉरी, आप क्रॉस सेक्शन व्यू देखना, इधर से देखना। तो आप इधर से जब देखोगे, जब आप इधर से देखोगे लेंस को तो उस समय आपको ये पता चलेगा भाई कि कैसा है। ठीक है, समझ में आया ये मैंने क्या बोला, कोई डाउट है क्या? कंफ्यूजन हो तो वापस एक्सप्लेन करो। ये लेंस जो होता है, ये लेंस, ये जो वाला पार्ट है, ये लेंस, ये अपन ये सॉरी ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। क्रॉस सेक्शनल व्यू से देखते हो आप लेंस को ज्यादातर। अगर उसको लेंस को यूं साइड कर दो ना, साइड व्यू, तो आपको ये लेंस जो साइड व्यू से आपको पूरा पता चलेगा, सर्कल टाइप दिखेगा, उसका डायमीटर सर्कुलर बाउंड्री जो होगी उसको आप क्या कहोगे, आप लोग अपर्चर, इस डायमीटर को आप कहोगे अपर्चर। ठीक है, अब इसको रोको एक बार, रोको एक बार। एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो बच्चों अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से समझे, धीरे धीरे रिलैक्स से पढ़ेंगे अपन इसको, खाली एक डेरिवेशन करेंगे ये आज के लिए। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझे, बहुत अच्छे तरीके से समझना है आपको, पूरा एकदम दिमाग खोल करके बैठना है अच्छे तरीके से, कहीं पर भी माइंड डाइवर्ट नहीं करना है अपन को, इस टॉपिक को समझना। लेकिन फिर भी मेरी सजेशन ये है कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बार वापस रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का पूरे जो लेक्चर थे वो आप अच्छे तरीके से देख ले, क्योंकि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस आपको याद होना चाहिए, वही पूरा यहाँ पे काम आएगा। क्लियर? तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम खराब नहीं करते हैं। फॉर्मूला है, डेरिवेशन है, लेंस मेकर फॉर्मूला। नाम से ही पता चल रहा है लेंस मेकर, यानी ये फॉर्मूला डिसाइड करेगा कि लेंस, कैसा लेंस बनाना है हमें, और ऐसा अगर लेंस बनाना है तो क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या क्या तरीके होंगे आपके पास। तो लेंस मेकर फॉर्मूला अपन डेराइव कर रहे हैं। दिस फॉर्मूला रिलेट्स द फोकल लेंथ ऑफ लेंस with refractive index क्लियर? फोकल लेंथ के ब्रैकेट में एफ लिख लो। दिस फॉर्मूला रिलेट्स द फोकल लेंथ ऑफ लेंस विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर्स, radii of curvature of spherical surfaces
R1 R2। क्लियर? दिस फॉर्मूला रिलेट्स द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस की फोकल लेंथ को रिलेट कर रहा है किसके साथ? एक तो उस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस। यानी ये फॉर्मूला इस तरीके से होगा 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला है जो हमें डायरेक्ट करना है। यानी लेंस के रिफ्रैक्ट फोकल लेंथ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके दोनों सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है उनके साथ रिलेट करेगा ये फॉर्मूला। तो अपन आप फॉर्मूले को डेराइव कर रहे हैं, ठीक है ना? अब पूरा आपको लिखना है कंटिन्यूअसली, बड़ा है थोड़ा लेंथ लग सकता है पर इजी है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट फॉर्मूला वी यूज फॉलोइंग। अब फॉलोइंग में एक तो साइन कन्वेंशंस, पढ़ी हुई साइन कन्वेंशंस बार बार यूज ले रहे हैं अपन। साइन कन्वेंशंस, फर्स्ट पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। कहां से लेनी है सारी डिस्टेंस? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करनी है आपको। सेकेंड, all the distances measured along the direction of incident ray, taken as positive। पॉजिटिव लेनी है आपको इंसिडेंट रे के अलॉन्ग। ये सब पढ़ा हुआ आपके, वही चीजें लिख रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूले डेराइव करने में इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें बताना पड़ेगा एग्जामिनर को एक बार कि हम ये चीजें काम में ले रहे हैं। थर्ड, ऑल डिस्टेंसेस अपोजिट टू इंसिडेंट रे टेकन एज नेगेटिव। पता ही हमें, ये हमारे साइन कन्वेंशंस थे। 3 साइन कन्वेंशंस है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं इनके अंदर, ठीक है ना? और दूसरा और क्या चीज काम में लेंगे? तो साइन कन्वेंशन और एक एजम्पशंस मेड। तो क्या क्या एजम्पशंस, क्या क्या प्री अज्यूम करके चलेंगे अपन ये डेराइव करते टाइम, तो वो देख लो आप। सबसे पहले, द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था, सर आप जब इमेज बनाते हो, इमेज फॉर्म करते हो आप, जब भले मिरर से करो या किसी से भी लेंस से, तो आपने बताया कि आपको 2 रेज की जरूरत होती है। तो आपने जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाले डेरिवेशन किए उनमें तो इंसिडेंट रे भी एक ही थी, और फिर आप डायग्राम जो बना रहे थे उसमें एक ही रे यूज कर रहे थे। तो एक्चुअली मैं ये बता देता हूँ आपको, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा पॉइंट जैसा होता है, तो उसकी इमेज बनाने के लिए आपको खाली एक रे की जरूरत होती है। एक इंसिडेंट रे भेजो और वो रे को रिफ्रैक्ट कर दो, जहां पे भी वो रे प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी इमेज बन जाएगी। खाली एक रे की जरूरत है। हाँ, ऑब्जेक्ट को अगर बड़ा ले लो आप, ऐसे ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दो, पूरा ये ऐसे खड़ा ऑब्जेक्ट ऐसे इतना बड़ा रख दो आप, तब फिर आपको 2 रे की जरूरत होगी, पर अभी नहीं, ठीक है? सेकेंड है, द अपर्चर ऑफ लेंस इज वेरी स्मॉल। अभी बताया गया भाई अपर्चर स्मॉल है, अपर्चर साइज छोटी है लेंस की, ज्यादा बड़ा नहीं है लेंस, ठीक है? एक और चीज है भाई, द लेंस इज सो थिन, पतला है, सो थिन। अब ये पतला होने से क्या फायदा हुआ? लेंस को मैंने पतला इसलिए लिया है कि जो लेंस की जो सारी डिस्टेंस है वो आपको पता होगा। जो लेंस है, अपन जो डिस्टेंस लेते थे पहले, सेंटर की डिस्टेंस लेते थे तो वो पोल से लेते थे, तो वह पोल से नहीं लेकर के इसके ऑप्टिकल सेंटर से ले लेना, क्योंकि लेंस बहुत पतला है। अभी मैं डेराइव करते टाइम आपको बताऊंगा। लेंस इज सो थिन सो दैट द डिस्टेंसेस, all distances from pole
from pole may be taken, yeah, all distances from pole will be equal, distances from optical center, अभी डायरेक्ट करेंगे, वेट करो आप, देखो डायरेक्ट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कैसे क्या है मतलब इस पॉइंट का। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है फिर ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल, और स्मॉल एंगल का क्या फायदा है, स्मॉल एंगल का फायदा ये साइन थीटा को आप क्या लिख लोगे थीटा, टेन थीटा को आप क्या लिख लोगे थीटा लिख लोगे। तो देखो अब मैं ये सब समझाने वाला हूँ आपको, ये लिख लो भाई लैंग्वेज आप एक बार, फिर अपन डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं भाई। डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, तो देखें ये लेंस है, क्लियर, कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस है। एक्स ये पॉइंट है P1 और ये वाई, ये फर्स्ट वाला सरफेस है, पता ही आपको ये फर्स्ट वाला सरफेस होता है, ये पहला सरफेस है, ये इसका पोल है। इसका सेंटर कहाँ आएगा भाई, इसको मैं अगर पूरे स्फीयर में बदल दूं इसको, तो इधर मुंह घूम रहा है ना स्फीयर का, तो यहाँ पे सेंटर आएगा C1, और ये तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया सेंटर C1 इसका इधर की तरफ आएगा। ऐसे कैसे इसका सेंटर किधर आएगा, इसको स्फीयर में बदलोगे तो इसका सेंटर C2 इधर की तरफ आएगा, ठीक है। अच्छा ये जो सरफेस है इसको नाम दे रहे हैं XP2, क्लियर। अब मैं आपको ये कह रहा था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले थर्ड अजम्पशन लिखा ही है, उसमें ये बताया गया है कि देखो ये जो सरफेस है ना XP1y, इसको स्फीयर बनाया तो इसका सेंटर ये आया C1। तो एक्चुअली स्फीयर आपने बनाया तो उस स्फीयर का सेंटर ये है, तो यहां से यहां तक की रेडियस होगी, ये रेडियस R1 होगी ना, रेडियस P1 से C1 की R1, पर ये लेंस बहुत पतला है, तो मैं डिस्टेंस P से नहीं लेकर के ये बीच वाला पॉइंट कौन सा है, ऑप्टिकल सेंटर, यानी मैं अब ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस को R1 नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा यहां से यहां तक ये बीच वाला पॉइंट दिख रहा है मिड पॉइंट O से ये डिस्टेंस को मैं R1 कह दूंगा, यानी हम सारी डिस्टेंस मेजर करेंगे अब O से। लेंस बहुत पतला है तो ये P1 O के नजदीक ही है, P2 भी किसके नजदीक है, O के नजदीक है। ये थर्ड पॉइंट जो लिखवाया था आपको वो इसका मतलब ये था, क्लियर भाई। अच्छा ये O से C2 की डिस्टेंस को आप क्या कहोगे, R2 कहोगे। ये तो मैंने लेंस बनाया, अब आप पहले एक बार डायग्राम को देख लें, फिर उसके बाद में आप ड्रॉ कर लेना, वापस चला करके पीछे आप देख लेना इसको, ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेना। देखें ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, अब इसको मैं ना ऑप्टिकल सेंटर को O नाम नहीं देता हूं, मैं इस ऑप्टिकल सेंटर को P नाम देता हूं भाई। मैं इस ऑप्टिकल सेंटर जो हमने अभी बनाया था लेंस का O ही था, पर O से मैं ऑब्जेक्ट को देना चाहता हूं नाम, तो इसलिए मैंने ऑप्टिकल सेंटर को P से नाम दिया है। तो P ऑप्टिकल सेंटर है, पोल नहीं है। ये मेरे ऑब्जेक्ट पड़ा, और ऑब्जेक्ट देखो बहुत छोटा सा पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, पॉइंट जैसा। तो अब मुझे इमेज बनानी है भाई, और इधर की तरफ इमेज बनानी है, और ये इमेज बनाने के लिए मैं लेंस का ये सरफेस यूज करूंगा, ये सरफेस यूज करूंगा। और इससे जस्ट पहले वाला जो लेक्चर था उसके जो लास्ट 2 न्यूमेरिकल करवाए गए थे वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, तो उनको भी आप वापस देख लेना। तो मैं एक रे भेज रहा हूं, ये रे जा रही है इंसिडेंट रे, कहां मुड़ेगी मुझे नहीं पता। ये तो इस सरफेस का नॉर्मल कौन है भाई, इसका सेंटर कौन है, इस सरफेस का सेंटर ये रहा C1, तो C1 नॉर्मल का काम करेगा, इसको मिलाओ इससे। अरे पता है ना हमें कि ये इंसिडेंट रे है, कहां मुड़ेगी, ये तो नॉर्मल बताएगा ना। ये पूरा रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, और ये जो लेंस है ना लेंस, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, ये मैंने N2 लिखा है भाई, ये देखो N2 लिखा हुआ है। अब ये ऐसे जा रही है तो मुझे पता है डेंसर में जा रही थी, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, ये देखो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई नॉर्मल की तरफ, ये ऐसे मुड़ गई। अब अभी सेकंड वाले सरफेस को भूल जाओ, खाली फर्स्ट वाले सरफेस की बात हो रही है। तो फर्स्ट वाले सरफेस ने इस रे को ऐसे मोड़ दिया। अब सेकंड सरफेस अगर नहीं होता, सेकंड वाला अगर नहीं होता तो क्या होता फिर, तो ये रे सीधी सीधी जाती ना सीधी सीधी, और ये रे सीधी सीधी यहां पे मिलती है, यहां पे एक इमेज बनती है I1, वर्चुअल इमेज बनती I1। फर्स्ट वाले सरफेस ने O की इमेज कहां पे बनाई, I1, यानी फर्स्ट वाले सरफेस ने इस रे को ऐसे मोड़ दिया, और ये रे आगे आगे I1 पे जा रही थी बट जाएगी नहीं इधर, क्यों, क्योंकि एक दूसरा और सरफेस आ गया बीच में, ये दूसरा भी मोड़ेगा। तो दूसरा कहां मोड़ेगा, तो पहले मुझे इस दूसरे का नॉर्मल बताओ भाई, दूसरे का सेंटर कहां है, किधर है दूसरे का सेंटर, इसका सेंटर इधर है। तो इसको इस पॉइंट को पहले नॉर्मल तो खींचो, इसको यहां से मिलाओ, ये देखो मिला दिया मैंने, ठीक है। डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, कंजस्टेड होता जा रहा है, पर एक एक चीज एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ाओ। अच्छा अब देखो ये रे टकरा रही है,
और इसका नॉर्मल कौन है, यही तो है इसका नॉर्मल। तो ये रे जो जा रही थी ये ऐसे जा रही थी, देखो ये सी थी इस रे की, और मुझे पता है कि ये तो डेंसर से किस में जा रही है, रेयर में। तो ये डेंसर से रेयर में जा रही है, ये रे नॉर्मल से दूर नहीं हटेगी क्या, ये दूर हट जाएगी। तो ये रे जो ऐसे जा रही थी ये नॉर्मल से थोड़ी सी नीचे मोड़ दो, हल्की सी नीचे मोड़ दो, और ये नीचे मोड़ दी मैंने, ये कहाँ पे टकराई, आई पर, और ये फाइनल इमेज बन गई। यानी यार देखो बहुत इजी चीज है, ये रे आ रही थी, ये एक बार मुड़ी, दो बार मुड़ी, बस दो बार ही तो मोड़ा है रे को। एक बार इस फर्स्ट वाले ने मोड़ा, नहीं एक बार दूसरी बार में मोड़ा, एक बार फर्स्ट सरफेस ने मोड़ दिया और दूसरी बार दूसरे सरफेस ने मोड़ दिया, इतना तो करना है हमें। जब फर्स्ट वाले सरफेस ने रे को, फर्स्ट वाला सरफेस जो था उसके लिए ये ऑब्जेक्ट था और इसने रे को ऐसे मोड़ा, तो ये रे यहाँ पे मिल रही थी I1 पे। तो फर्स्ट वाले सरफेस के लिए वो तो ऑब्जेक्ट और I1 है इमेज, और सेकेंड वाले सरफेस ने ये जो I1 वाली सीध वाली जो रे थी इसको और मोड़ दिए। तो सेकेंड वाले सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो से कोई अंदर नहीं है। सेकेंड वाले पे रे टेडी आ रही है, टेडी रे आ रही है, इसका मतलब इसको लगेगा कि रे कहां से आ रही है, I1 से आ रही है, और इसने इस रे को और मोड़ दिया। तो मैं आपको ये पिछले जो लेक्चर थे उसमें भी बता चुका हूं कि ये जो बीच वाली चीज I1 है ना, I1 ये फर्स्ट वाले सरफेस के लिए तो इमेज है, और सेकेंड वाले सरफेस के लिए किसका काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। देखो अपन और आगे कर रहे हैं इसको, आइए समझ में आया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को आप यू कह दो, ये जो इमेज है आई वाली डिस्टेंस को v कह दो आप, आई वाली, और I1 वाली डिस्टेंस को कह दो V1, ठीक है। तो अपन एक एक स्टेप्स, एक एक सरफेस को लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप इस डेरिवेशन को आगे करते हैं। डायग्राम बना देना, प्रॉपर एरो मेंशन होनी चाहिए कौन सी रे किधर जा रही है। और इस डायग्राम में ये तीन रे हैं, एक रे ऐसे गई, एक रे ऐसे गई और फिर ऐसे गई, बाकी कुछ भी नहीं है। डायग्राम की प्रैक्टिस करनी। N1 जो है वो रेयर मीडियम है, एयर है, और ग्लास का जो है ये जो लेंस जिसका भी बना हुआ है, ग्लास का हो सकता है, पानी का हो सकता है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N2 है ग्लास का। तो अपन डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपन लिख रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस। कौन सा सरफेस लेंगे पहले अपन, XP1Y, XP1Y। दिस सरफेस फॉर्म्स इमेज I1, इसने I1 इमेज बनेगी, I1 ऑफ ऑब्जेक्ट O, फॉर्म्स इमेज I1 एट डिस्टेंस V1 ऑफ ऑब्जेक्ट O प्लेस्ड एट डिस्टेंस U। मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज लिख ली भाई। जो फर्स्ट वाला सरफेस है इसने O की इमेज कहां बनाई, I1 में। देखो यहाँ पे मैं सेपरेट आपके लिए डायग्राम बना रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं जो अभी मैं डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे यही है मेन डायग्राम, देखना। ये फर्स्ट वाला सरफेस है, दिख रहा है आपको फर्स्ट वाला सरफेस, क्या नाम है इस फर्स्ट वाले का, XP1Y, और इधर पूरा डेंसर है भाई। देख लो फर्स्ट वाले के इधर की तरफ डेंसर है, और इधर कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। इसको कह देते हैं N1 और इसको क्या कह देते हैं N2। क्लियर। यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट O था, इधर सेंटर था C1, ये रे जा रही थी, देखो ये जा रही थी ना रे, ये देखो ये रे जा रही थी। इस डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल था, और ये रे जो जा रही थी रेयर से डेंसर जा रही थी, ये ऐसे मुड़ गई थी, देखो ये ऐसे मुड़ गई थी, और इसको आगे बढ़ाया था अपन ने, ये कहाँ मिल रही थी, ये I1 पे मुड़ रही थी, I1 पे। पहली वाली रे की बात कर रहा हूँ, इसकी जो सीध फर्स्ट वाले सरफेस से मुड़ी थी, ठीक है। अभी दूसरे वाले की बात ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभी I1 ही है, I की बात बाद में होगी। तो भाई ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U है और इमेज की डिस्टेंस है V1, कितनी है, V1, और फर्स्ट वाले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1। तो ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में पड़ा है भाई, रेयर मीडियम में। तो फॉर्मूला पता है ना आपको, स्फेरिकल सरफेस वाला, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन रेयर मीडियम, देन क्या फॉर्मूला है, -N1 अपॉन U, U ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, प्लस N2 अपॉन V। लेकिन V की जगह इमेज की डिस्टेंस कितनी है भाई, यहाँ पे इमेज I1 है, तो इमेज की डिस्टेंस कितनी है, V1। अभी इसकी फर्स्ट वाले सरफेस की इमेज है I1, इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1। फर्स्ट वाले सरफेस की रेडियस R1 है। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो, बहुत इजी था।
कहीं कोई हार्ड नहीं था, फर्स्ट वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन हो गया और मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई किया। क्लियर? अब मैं है ना ये रफ कर रहा हूं मैं। इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया है, नोट डाउन कर लिया है। अब अपन दूसरे सरफेस को लेते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस XP2Y, ये वाला सरफेस ले रहे हैं। दूसरा वाला सरफेस क्या कर रहा है, पहले वाले ने तो O की इमेज बनाई I1 पे, और दूसरे वाले ने क्या किया, I1 की इमेज कहां पे बनाई, I पे। यानी पहले ने O को लाया I1 पे, और I1 सेकंड वाले सरफेस ने I1 को कहां पर लेकर आया, I पर। यानी फाइनल में हमारी इमेज बनी I। तो ये जो सरफेस है, दिस सरफेस फॉर्म्स इमेज, फाइनल इमेज I at distance v of virtual object I1। इसने I1 की इमेज कहां पे बनाई, I पे। देख लो, समझ लो, सेकेंड वाला सरफेस ले रहा हूं भाई, ये देखो, ये XP2Y। ये डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं, बनाओ तो अच्छी बात है, आपके लिए समझने के हिसाब से बनाना चाहिए आप लोगों को, एग्जाम में कोई जरूरी नहीं इसका, ठीक है ना। मैन ये डायग्राम है सब कुछ। अच्छा, ये दूसरा वाला सरफेस देखो आप भी, इसमें इधर की तरफ है डेंसर, ग्लास इधर है ना, इधर, और इधर कौन सा मीडियम है, रेयर। तो ये डेंसर है N2 और इधर है रेयर N1 मीडियम। अच्छा देखना भाई, सेकंड वाले सरफेस को, इस सेकंड वाले सरफेस पे जो रे टकरा रही थी वो ऐसे आ रही थी, टेढ़ी आ रही थी ना, रे ऐसे टेढ़ी। सेकंड वाले सरफेस पे ऐसे आ रही थी, टेढ़ी आ रही थी। ये टेढ़ी किसने की, फर्स्ट वाले ने की। अच्छा, ये मैंने आपको बताया हुआ है, कन्वर्जेंट बीम जो आती है वो ऑब्जेक्ट उसके लिए उधर नहीं होता है, उसके लिए ऑब्जेक्ट इधर होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये तो आपको पता होगा कि इसको जब हमने आगे बढ़ाया था, ये कहां पे मिल रही थी, I1 पे। और ये जो डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस आपको पता ही, ये V1 था। आपको यहां से डिस्टेंस लो, P से लो, एक ही बात है भाई, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि लेंस बहुत पतला है। यहां से यहां डिस्टेंस लो या यहां से यहां लो, एक ही बात है। अच्छा, इसका सेंटर कहां था, यहां पे था C2। तो नॉर्मल बनाओ, अब ये नॉर्मल, तो ये रे जो जा रही है रेयर में जा रही है, तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, दूर। तो ये देखो दूर हटा दिया मैंने, और ये रे कहां पे मिल रही थी, ये जो नॉर्मल से दूर हटते ही कहां मिली, I पर। और फाइनल इमेज बन गई I पर, कितनी डिस्टेंस पे, V पे, और रेडियस है 8। तो अब वापस फॉर्मूला लगाओ, और ये रे कौन सा मीडियम से आ रही है, ये कौन सा मीडियम है, ये डेंसर है, रे डेंसर से आ रही है। ऑब्जेक्ट की जो रे आ रही है वो डेंसर से आ रही है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, और रे जो आ रही है डेंसर से आ रही है, इसलिए इस बार फॉर्मूला डेंसर वाला लगेगा। यानी जो अभी आपने फॉर्मूला लगाया था इधर, उसमें N1 की जगह तो आप क्या रख दोगे, N2, और N2 की जगह क्या लिख लोगे आप, N1। तो देखना, मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट इन डेंसर, ये देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके लिए, एक बार देखिए भाई, आप ये लिखे नहीं, ये फॉर्मूला लिखा मैंने। अभी जो पहले फॉर्मूला लिखा था उसमें जहां N1 था वहां तो कर दिया N2, और जहां N2 था वहां N1, जहां N2 था वहां N1, जहां N1 है वहां N2। अच्छा, नीचे U आता ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, पर इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, इस सरफेस के लिए, इस सरफेस का ऑब्जेक्ट कौन है, ये है ऑब्जेक्ट, और ये इमेज है। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, V1। तो ये जो U था ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इसकी जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, V1 लिखना पड़ेगा। जो पहले फॉर्मूला लिखा था उसमें तो V1 था इमेज, लेकिन इस सेकंड केस में V1 ऑब्जेक्ट है। ये एक ही चीज मैं 10 बार बोल रहा हूं। अब जो नहीं समझने वाले हैं वो तो भले 10 बार या 20 बार बोलेंगे तो भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनका ध्यान ही कहीं और है, तो वो तो ऑब्वियसली नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। और जिन्होंने समझना था वो तो उन्होंने पहले एक बार में समझ लिया कि कौन किसके लिए ऑब्जेक्ट है, कौन किसके लिए इमेज है। अब तो देखिए भाई, यहां पर तो आ गया V1, और इमेज जो है यहाँ नीचे V इमेज की डिस्टेंस होती है, यहां तो भाई इमेज यही है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, देखो V है ना, तो V की जगह तो V आएगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर है 8। तो पहले वाले फॉर्मूले में जो इमेज थी वो V1 था, दूसरे वाले फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट जो है वो V1 है, बाकी कोई चेंज नहीं किया हमने, और N1 की जगह N2 कर दिया सेकेंड वाले केस में। इसको मैं उल्टा कर देता हूं, और इक्वेशन नंबर देते हैं सेकेंड।
अब भाई आपका डेरिवेशन न के बराबर है, खत्म है, खाली दो फॉर्मूले लिखने थे आपको। इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन, और फिर इक्वेशन नंबर 2 सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन। अब डेरिवेशन एकदम एक तरीके से खत्म ही है। अब तो इसको सॉल्व आउट करना है। जो कॉन्सेप्ट था वो यही तक था, थोड़ा समझने में डिफिकल्टी लगी होगी, पर था बस यही। एक बार फॉर्मूला रियल मीडियम वाला लगाना है, एक बार डेंसर, एक बार आपको इसको V1 को ऑब्जेक्ट लेना है, एक बार V1 को फिर सेकंड टाइम आपको उसको इमेज लेना है। ठीक है, तो अब मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ठीक है भाई, तो अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करो। देखो कहीं कोई साइन कन्वेंशन हमने काम ही नहीं लिया, जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये फॉर्मूले जो हमने डेराइव किए हैं ऑलरेडी साइन कन्वेंशन लेकर के किए हैं, इसलिए हमने साइन कन्वेंशन ली थी, क्योंकि ये हमने जब डेराइव किया था तो साइन कन्वेंशन के साथ किए थे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 की आरएचएस है भाई, एलएचएस जो है n1/u n2/v, और इक्वेशन 2 की जो एलएचएस है n2/v v1 n1/v, और दोनों के आरएचएस भी लिख लो आप। फर्स्ट वाले इक्वेशन की आरएचएस है n2 - n1/r1, और ये देखो ये इसके आरएचएस माइनस आ रहा है। क्लियर? ये सॉरी ये v1 था, ये v1 से v1 कट जाएगा। ये v1 था इधर इक्वेशन नंबर 1 में देख लेना, तो v1 से v1 कट जाएगा, और v1 तो हटना ही चाहिए, क्योंकि रियलिटी में v1 की तो कोई है ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं है। ये तो एक वर्चुअल था, इमेज फर्स्ट वाले ने इमेज बनाई थी और सेकंड वाले ने वापस उसकी इमेज अलग बना दी, तो वो तो i1 v1 की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, इसलिए वो तो हमेशा कटेगा, हट जाएगा, कहीं पर भी नहीं बचेगा। -n1/u + n1/v, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? n2 - n1, और 1/r1 - 1/r2। भाई मैं यहां से n1 कॉमन ले रहा हूं, या कॉमन मतलब आप n1, या फिर यूं कर दो कि अगर फर्स्ट वाला मीडियम एयर हो तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और सेकंड वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं n नाम दे देता हूं। सेकंड वाला मीडियम ग्लास या जो भी होगा उसको अपन n कह देते हैं। पुट अप करो भाई वैल्यूज, n1 की जगह 1 हो जाएगा 1/u + 1/v, n2 की जगह n लिख लो आप -1 1/r1 - 1/r2। इसको कौन सा इक्वेशन दे देते हैं? अभी तक अपन ने 2 दिया, इसको थर्ड दे देते हैं। इसकी भी जरूरत पड़ेगी भाई, इक्वेशन नंबर 3 की जरूरत पड़ेगी मिरर लेंस फॉर्मूला डेराइव करते टाइम। अब देखो आप मुझे ये बताओ, हमने फोकस की डेफिनेशन पढ़ी है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फोकस पॉइंट, फोकस की डेफिनेशन ये है कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो, पैरेलल रे आती है, तो वो कहां पे मिलेगी? किस जगह पे मिलेगी? सारी रेस फोकस पे तो मिलेगी, सारी रेस एफ पर जाकर के मिलेगी। यानी कहने का मतलब पैरेलल रे आ रही है, यानी ऑब्जेक्ट यू इनफाइनाइट होगा -इनफाइनाइट, तो जो इमेज बनेगी वो इधर की तरफ बनेगी, और किस पॉइंट पे बनेगी? फोकस पॉइंट पे, फोकल लेंथ पे बनेगी इमेज, v = f होगा। तो रखो इस फॉर्मूले में, -इनफाइनाइट ये 1/f हो गया इस v की जगह, n - 1 1/r1 - 1/r2, और भाई ये 0 हो जाएगा, तो खाली ये 1/f रह गया। और आप देख सकते हो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखाया था यही है, इक्वेशन नंबर 4, दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। क्लियर? लिखो फटाफट लिखो इसको, दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, क्यों लेंस मेकर क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि अगर मुझे कोई ये माइनस नहीं हो गई, 1 ये 0 हो गया था, ये 1/f है, इसको लेंस, यहाँ माइनस नहीं था, ध्यान रखना, ये 1/f ही लिखा हुआ है। मैं ये कह रहा था इसको लेंस मेकर क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर मान लो मुझे 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का लेंस चाहिए, तो मैं n r1 r2 की वैल्यू ऐसे एडजस्ट करूंगा कि आंसर मेरे 10 आ जाए, इसको उल्टा करने पे f को। तो इससे मैं जिस फोकल लेंथ का लेंस बनाना चाहता हूं बना सकता हूं। ठीक है, अब एक और चीज, ये तो कंप्लीट हो गया। अब एक इसी के अंदर हेडिंग लगाओ, लेंस फॉर्मूला फ्रॉम लेंस मेकर। अगर लेंस मेकर से लेंस फॉर्मूला निकालना हो तो क्या करोगे आप? तो देखिए मैं इक्वेशन नंबर 3 है ना, इसकी आरएचएस एलएचएस, और इक्वेशन नंबर 4 की आरएचएस एलएचएस सॉरी,
इसके LHS और इसके LHS को कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि RHS सेम है दोनों के, n-1 n-1 1/r1 देखो सेम है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4, कंपेयर करो जल्दी। तो इसके LHS क्या है, -1/u + 1/v, और इसके LHS क्या है 1/f। इसको सही लिख लो, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो। ये फॉर्मूला आ गया, और ये आपने 10 में पढ़ा हुआ है, ये लेंस फॉर्मूला है। दिस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। अब अगर एग्जाम में अगर ये लेंस फॉर्मूला आ जाए, लेंस मेकर से निकालो, तो इतना पूरा करके फिर ये करना है। हम एक दूसरे मेथड से भी लेंस फॉर्मूला डेराइव करेंगे, वो सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टीज से। देखो इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे। अब इस फॉर्मूले को जो हमने डेराइव किया, वापस बार बार देखें, इसको कहाँ समझ में नहीं आ रहा वहाँ पॉइंट आउट करें, और उसको कहीं किसी न किसी से पूछे आप, थोड़ा उसको और समझने की कोशिश करें कि कैसे ये आया। ठीक है, थैंक यू। तो अपन आज इतना ही करेंगे, कल अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है।